हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ट। और एमसीक्यू सेशन में नया एमसीक्यू सेशन आ गया है। वापस से 10 एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू अपनी कहानी, आपके एजुकेटर राज रतन की जुबानी। ठीक है, एमसीक्यू सेशन शुरू करेंगे। आज के एमसीक्यू सेशन में भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। जिस तरह पिछले एमसीक्यू सेशन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी, अगर आपने गूगल पर जाके खोजी होंगी तो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी जिससे आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट दोबारा जगा होगा। जिन लोग को इंटरेस्ट नहीं है उन लोग को वापस से मज़ा आने लगेगा हिस्ट्री में। जो भी चीज़ें देखो, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ ना, बीच बीच में जो पॉइंट आउट करता हूँ कि चीज़ें कि इसके बारे में पढ़ना जाके, तो वो ना एक बार गूगल करा करो। तब जब आप गूगल पर कहानियाँ पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। जिन लोग को हिस्ट्री जो मजबूरी में कर रहे हैं ना कि यार पढ़ना है बस इसलिए पढ़ लो, उन लोग का इंटरेस्ट सही में जगेगा हिस्ट्री में। जो एकदम इंटरेस्ट मर जाता है ना एक टाइम के बाद, वो इंटरेस्ट आपका वापस से आएगा। ठीक है, तो आज का एमसीक्यू सेशन शुरू करते हैं। आज भी इंटरेस्टिंग सेशन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड। ठीक है, चलो। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 क्रमिक चरणों अर्थात मर्केंटलिस्ट, मुक्त व्यापार, व्यापारिक पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद के सिद्धांत को तैयार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? Who was the first to formulate the theory of 3 successive phases of British colonialism in India, namely mercantilist free trade, mercantile capitalism and finance imperialism? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, आरपी दत्त, कार्ल मार्क्स, सारे के सारे इकोनॉमिस्ट कह लो या इकोनॉमिक हिस्टोरियन कह लो। फर्स्ट 3 आर मेजरली इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियंस। कार्ल मार्क्स वाज मेजरली इन इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, जो भी आपको कहना हो। ठीक है, अ लेजेंड ऑफ हिज फील्ड, surely a person who will be one of the most influential personalities of 21st century। ठीक है, और आने वाले समय में भी रहेंगे। चलिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है, अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से तो ये बहुत ज़्यादा, अगर कहा जाए कि इसके 4 पैरों में से सबसे महत्वपूर्ण पैर जो था वो था क्या? वो था इकोनॉमी। ठीक है, देखो ब्रिटिशर्स बड़े चालाक लोग थे यार, है ना। वो था इकोनॉमी। वो लोग पैसे की बोली को बहुत अच्छे से जानते थे, पैसे की बोली को बहुत अच्छे से जाना करते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, उस पैसे की बोली का फायदा उठा के खूब सारे कान निकलवाए, उसी की तर्ज पे ये, बट पैसे के जरिए कैसे उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करी, उस क्रम में 3 क्रमिक चरण आए और उन क्रमिक चरणों का नाम था मर्केंटलिस्ट, मुक्त व्यापार या व्यापारिक पूंजीवाद। अब आप बता दें कि इनमें से किसने ये चीज़ पहली बार बताई थी। पॉज करें, आंसर दें। आंसर होगा कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, आरपी दत्त। तीनों ने जितनी भी किताबें लिखी हैं उनके ईयर के साथ कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, अभी समय है नहीं इतना कि डिस्कस कर सकें उनकी किताबों को। चलो, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? 1922 द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक पीवाईक्यू में आया हुआ है। डीयू पीवाईक्यू, जेएनयू पीवाईक्यूज, यूजीसी नेट, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सब जगह देखा हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। एमटीएस, डीयू, जेएनयू, नेट, सब जगह आया हुआ है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? देखो, जब आप कांग्रेस को पढ़ोगे अच्छे से तब आप देखोगे कैसे धीरे धीरे एक कांग्रेस जो सिर्फ 17 लोगों से जो शुरू हुई थी, किस तरह से बढ़ बढ़ के अब वो हर एक क्षेत्र में अपने विंग्स खोलते जा रही थी। ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। ठीक है, कहाँ कांग्रेस एक टाइम पर जमींदारी को बनाए रखने के लिए लड़ा करती थी, फिर उसी कांग्रेस ने ट्रेड यूनियन भी खोला। तो जो कांग्रेस के कई सारे रंग जो हमें देखने को मिलते हैं फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, उनको एनालाइज करने के लिए एक अलग पूरा टाइम चाहिए उसके लिए। ठीक है, जो चेंजिंग नेचर ऑफ कांग्रेस है ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। ठीक है, काफ़ी अच्छा थीसिस टॉपिक भी हो सकता है। जिस किसी को इंटरेस्ट हो पीएचडी हिस्ट्री में, कृपया इस पर ध्यान बनाए रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जब तक पीएचडी तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक इस सवाल का उत्तर दें
और आगे बढ़े। चलें, बीपी वाडिया, महात्मा गांधी, एनएम जोशी, जवाहरलाल नेहरू। देखो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, नेशनल मूवमेंट किन्हीं या फ्रीडम मूवमेंट किन्हीं 2-3 लोगों ने नहीं चलाया। कई सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। ऐसे ही लोगों को बाहर लाना, उनके बारे में बात करना ही उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से, या असली ट्रिब्यूट होगा हमारी तरफ से कि उन लोगों को भी जाना पहचाना जाए। ऐसे ही कुछ लोग में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। इस सवाल का आंसर एनएम जोशी सर। ठीक है, बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर, स्टॉन्च कांग्रेसमैन ऑफ इस टाइम। ठीक है, ट्रेड यूनियन के काफ़ी बड़े लीडर थे, हमेशा लेबर यूनियंस की बात किया करते थे। ठीक है, एनएम जोशी 1920। चलो आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, कमेंट में सब लोग आंसर लिखेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ऑब्वियसली गूगल मत करना, कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए फिर भी। चलो अगला क्वेश्चन, किस आधुनिक इतिहासकार ने कहा कि तथाकथित, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है तथाकथित, पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। चलो, विच मॉडर्न हिस्टोरियन ओपाइंड दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड, ठीक है, वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद भी एक बोनस क्वेश्चन। ठीक है, एसएन सेन, ताराचंद, आरसी मजूमदार, के दत्ता। चलो बताओ, आंसर दो। किस आधुनिक इतिहासकार ने कहा कि तथाकथित पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था? अब ये चीज क्यों बोली थी, इस कारण मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले आंसर दो, पॉज करो, आंसर दो। आंसर आरसी मजूमदार, वन ऑफ लेजेंड ऑफ इस फील्ड, वन ऑफ लेजेंड हिस्टोरियंस ऑफ आवर टाइम। ठीक है, वैसी चीज इसलिए बोली गई थी, देखो नेशनल मूवमेंट जब फेल हुआ था तो नेशनल मूवमेंट के फेल होने के पीछे जो वजह थी, देखो सबसे बड़ी वजह क्या थी, नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर द सोसाइटी या ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। समाज के हर एक भाग से हिस्सा नहीं लिया गया था। ठीक है, समाज के हर एक भाग से, हर एक भाग के वर्ग से या हर एक वर्ग के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही थी। और पहला इसलिए भी नहीं था क्योंकि इससे पहले भी कई सारे रिवोल्ट हुए थे, इसलिए बोला गया था। अब इस कमेंट को अगर डिसाइफर करने बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, बोनस क्वेश्चन जिसके बारे में बोल रहा था, बोनस क्वेश्चन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है, वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। विच वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किसने आह्वान किया मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान? हु गेव द कॉल, वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर द मैनकाइंड? ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर। बताइए किसने आह्वान किया? ये किसका आह्वान है मानव जाति के लिए? एक धर्म, एक जाति और एक भगवान। बताइए। जब जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ो तो साउथ इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, आंसर पॉज करो, बताओ। श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु अगर पढ़ो तो एसएनडीपी भी पढ़ना। क्या है, अपनी किताबों में जाके देखना या अपने नोट्स में जाके देखना एसएनडीपी। ठीक है, अगला आ जाओ। विधवा शिक्षा के लिए दो सबसे महान अग्रदूत थे। द टू ग्रेटेस्ट पायनियर्स इन द कॉज ऑफ विडोज एजुकेशन वर डीके कार्वे एंड पंडित रमाबाई, एमजी रानडे, आरजी भंडारकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड केशव चंद्र सेन, बीएम मालाबारी एंड क्री श्रीधरलू नायडू। बताइए, यहां पता चले किसने कितनी पढ़ाई की है इस क्वेश्चन में। यहां मालूम चलेगा किसने कितनी पढ़ाई करी है मॉडर्न इंडिया में, किसने कितनी ध्यान से पढ़ाई करी है मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इस सवाल का उत्तर वही देगा जिसने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अच्छे से पढ़े हैं। जिसने ऊपर ऊपर से बस किताबें देखी हैं, सूंघी हैं, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है।
एक ऑप्शन मतलब कि दो नामों में से एक नाम सही है, एक नाम गलत है, कुछ ऑप्शन में दोनों ही नाम गलत हैं। बस एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों नाम सही हैं, बता दो अब कौन से। पॉज करो आंसर दो, फिर हम आंसर डिस्कस करते हैं। चलो पॉज किया होगा, आंसर दे दिया होगा। आंसर है डीके कार्वे एंड पंडिता रमाबाई। जितने भी लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन लगा रहे थे गलत है, ठीक है। डीके कार्वे को महर्षि कार्वे भी बोला जाता था, ये मत भूलना। ठीक है, डीके कार्वे और पंडिता रमाबाई। डीके कार्वे का दूसरा नाम महर्षि के नाम से भी लोग उन्हें जाना करते थे। पंडिता रमाबाई कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, शायद वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट में जितना काम पंडिता रमाबाई ने किया था उतना किसी और ने किया ही नहीं था। डीके कार्वे से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि भारत का जो पहला वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी, भारत की पहली वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जाके सर्च करना आज गूगल पर, ठीक है। उसके फॉर्मेशन की स्टोरी पढ़ना, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। डीके कार्वे ने किया था उसको, डीके कार्वे के जरिए ही वो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो बोलता हूँ ना कि पढ़ लेना, गूगल पे जाके पढ़ लिया करना। इंटरनेट का कुछ अच्छा भी इस्तेमाल करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सीखो, ठीक है। दिन भर इंस्टाग्राम पे उंगलियां घिसने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चिटागोंग शस्त्रागार छापे का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? चिटागोंग आर्मरी रेड वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर लीडरशिप ऑफ चटगांव लिखा हो गया। चिटागोंग शस्त्रागार छापे का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था? चिटागोंग आर्मरी रेड वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जतिन दास, सूर्यसेन, गणेश घोष, खुदीराम बोस। बताइए, जतिन दास, सूर्यदा, गणेश दास, खुदीराम दास। ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सवाल है। अगर किताबें सूंगी भर हैं, पढ़ी भी नहीं है ढंग से, तब भी इस सवाल का जवाब दे देना चाहिए। पॉज करके बताओ आंसर। सूर्यसेन को क्या बोलते थे? मास्टर दा भी बोला जाता था। क्यों? स्कूल में मास्टर थे, ठीक है। प्रीतिलता वाडेदार, खुदीराम बोस, जतिन दा को फांसी दी गई थी, जब उनकी लाश को वापस घर भेजा गया था, तो जो हुजूम उमड़ा था उसी से ब्रिटिशर्स ने डर के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की लाशों को बाहर नहीं निकाला था, ठीक है। जतिन दा वो थे। जतिन बागा भी बोला जाता था जिनको, जतिन बागा भी बोला जाता था, ठीक है। अब इसके पीछे अलग कहानी है, वो पढ़ना गूगल पर जाके क्यों बोला जाता था जतिन बागा, ठीक है। सूर्यसेन मास्टर दा, प्रीतिलता वाडेदार बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी इस रेड का। मास्टर दा का प्लान था पूरा। मास्टर दा को इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पकड़ा, दे हैव टॉर्चर्ड हिम, उनको टॉर्चर किया गया काफ़ी गंदे तरीके से। नेल्स उखाड़ दिए गए थे, दांत तोड़ दिए गए थे, हड्डियां तोड़ दी गई थी उनकी, तब जाके फांसी के बाद, ठीक है। तो इतनी मुश्किल के बाद आज़ादी मिली थी। चलो अगला सवाल। Who was the first president of the हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिरला, महादेव देसाई, अमृतलाल ठक्कर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बताओ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ाई की होगी, पढ़ाई कह रहा हूँ, पढ़ाई की होगी तो आना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, पढ़ाई की होगी तो आना चाहिए। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जीडी बिरला, महादेव देसाई, अमृतलाल ठक्कर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? गांधी का जो एक अपोजिशन रहा है सोसाइटी के एक क्लास की तरफ से, हमेशा से ऐसे ही कारणों की वजह से रहा है, क्योंकि जो अध्यक्ष थे वो कहीं ना कहीं, अगर आपने किसी समाज के किसी एक वर्ग के लिए अगर आपने वो चीज़ बनाई है तो उस वर्ग का उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। बट ये महात्मा गांधी की चूक थी या जानबूझ के उन्होंने किया था, नोबडी नोज, ठीक है। बताइए, आंसर बताइए, पॉज कीजिए, आंसर बताइए, फिर डिस्कस करते हैं।
GD बिरला है आंसर। GD बिरला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवक संघ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक टाइप से सेटबैक ही था, जब लोगों को, जिन लोगों को नाम दिया गया हरिजन, जिनके लिए आप वो संघ बना रहे हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं तब भी आप उस वर्ग को अगर उसमें नेतृत्व करने नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो समस्या है फिर। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। Who among the following was chosen as दीवान ऑफ 3 princely states मैसूर, जयपुर एंड हैदराबाद? निम्नलिखित में से किसे 3 रियासतों मैसूर, जयपुर और हैदराबाद के दीवान के रूप में चुना गया था? इनके दीवान चुने जाने के पीछे अलग कहानी है। ठीक है, बहुत शातिर इंसान थे, शातिर बोलूँगा। ठीक है, बहुत ही बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के आदमी थे, तो रूल से चलना पसंद करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, आप लोग जाके पढ़िएगा गूगल पे इनके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही इनकी और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम भी किए, और उसी का नतीजा है कि मैसूर, जयपुर और हैदराबाद तीनों के दीवान के रूप में इनको चुना गया। इतने जीनियस थे अपने काम में। एम विश्वेश्वरैया, CP रामास्वामी अय्यर, BP माधव राव, मिर्ज़ा इस्माइल। बताइए कौन थे? बताइए। आंसर है मिर्ज़ा इस्माइल, इंडियन स्टेट्समैन। आज आपके लिए एक और काम, मिर्ज़ा इस्माइल के बारे में जाके पढ़िएगा। ठीक है, बाद में आगे थैंक यू बोलोगे कि क्यों पढ़ने के लिए बोला था मिर्ज़ा इस्माइल के बारे में। मैं बताता हूँ ना, कई बार ऐसे अनसंग हीरोज रहते हैं जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने होते और जिनको हमने कभी पढ़ा भी नहीं होता, तो यही मौका होता है ऐसे नामों को जानने का, ऐसे नामों को पढ़ने का। आपको भी अच्छा फील हो और ऐसे नामों को भी अच्छा लगे कि हाँ चलो अब कोई तो पढ़ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी? खराज, काकूट, घड़ी, ज़कत। बताओ, खराज, काकूट, घड़ी, ज़कत। पिछली वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रुस्तम रिफॉर्म, नया टाइटल लाया हूं मैं नया टाइटल लाया हूं मैं अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए नया टाइटल आया है, रुस्तम रिफॉर्म। ठीक है, अब रुस्तम रिफॉर्म ने जो रिफॉर्म लाया था, उस टैक्स रिफॉर्म में एक ये भी हिस्सा था। अब इसका नाम बताओ कौन सा टैक्स था? निम्नलिखित में से कौन सा कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था? बताओ कौन सा कर था जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करा था? इनमें से कौन सा कर था वो? खरज, काकूट, घड़ी, ज़कत। बताएं, खरज, काकूट, घड़ी, ज़कत। थोड़ा टैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज़कत जो था नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, तो हर एक मुस्लिम रूलर ने इसको लगाया था, इसमें कुछ इनोवेशन नहीं था। खरज फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था। काकूट बेसिकली लैंड पॉलिसी से रिलेटेड था। घरी जो टैक्स था वो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुस्तम रिफॉर्म, अलाउद्दीन खिलजी। शहंशाह बदलाव, अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी में क्या होता था, हर किसी को अपने घर पर टैक्स देना होता। बेसिकली आज का जो म्युनिसिपल टैक्स है ना, म्युनिसिपल टैक्स के जैसा, अगर आपने घर खरीदा हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे आज के 10 MCQ। जिन जिन के बारे में गूगल पर पढ़ने को बोला है वो पढ़िएगा। बाद में आके यू विल से थैंक यू, कमेंट में लिखिएगा थैंक यू सर आपका गूगल पर बताने के लिए। और कैसे लगे आज के MCQ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, MCQ सेशंस आते रहेंगे, कहानियाँ चलती रहेंगी, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, सर्दियाँ आएंगी, सर्दियाँ जाएंगी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले MCQ सेशन में। और आप लोग के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, नए बैच का अनाउंसमेंट होने वाला है। जल्दी से जल्दी आपको नए बैच के बारे में जल्दी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, आखिरी मौका कॉम्प्रिहेंसिव बैच के लिए। आने वाले वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव बैच की इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे आने वाले बैच के बारे में। ठीक है, MCQ सेशन कैसे लग रहे हैं यार? लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ।
जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, क्या पता ये देख के उनकी आंखें खुल जाए, पढ़ाई शुरू कर दें वो लोग भी। ठीक है, अकेले अकेले मत आओ यार अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने दोस्तों को भी लाओ सबको। बिना दोस्त की यूनिवर्सिटी आओगे कैसे अच्छा लगेगा, कैसे मन लगेगा नई यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अगर अपने दोस्तों के साथ नई यूनिवर्सिटी में आने जाते हो तो सेशन को शेयर करो और लाइक करो। टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेना, आने वाले कॉम्प्रिहेंसिव बैच की इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले एमसीक्यू सेशन में। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में वो बताना मत भूलना जो स्टोरीज बताई हो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।